नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार में काबा, बिहार में चुनाव बा, और जब जब बिहार में चुनाव आता है तब लोग ये समझ डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर नीतीश कुमार में ऐसा क्या है कि दोनों ही पक्ष, चाहे वो आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो, अपनी झोली में उन्हें लेने को बेताब दिखती हैं। चर्चा नीतीश कुमार के इर्द गिर्द होती है तो बीजेपी में क्या कोई ऐसा नेता है जो पार्टी को आगे ले जाए, इस पर भी छिड़ती है। तो चर्चा सबसे ज्यादा इस बात की होती है कि आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव की लेगेसी को क्या तेजस्वी यादव आगे ले जा पाएंगे, उनके जीतने की क्षमता को लेकर कई सारी चर्चाएं होती हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान मनोज झा, आरजेडी के सांसद, इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। देखिए, देश की संसद में आप आरजेडी की तरफ से मोर्चा संभाले रखते हैं और सरकार पर हमले करते हैं, लेकिन एक चर्चा जो सबसे ज्यादा होती है वो यही है कि नीतीश कुमार जिस तरफ रहते हैं उस तरफ वो सुनिश्चित कर लेते हैं कि जीत हो जाए। ऐसे में जब एनडीए इस वक्त दिख रहा है कि नीतीश कुमार, बीजेपी और इस बार तो चिराग पासवान भी उनके साथ लड़ रहे हैं और भी कुशवाहा साहब, तमाम जो छोटी पार्टियां हैं उनकी तरफ है, तो क्या ये पलड़ा एनडीए की तरफ ज्यादा झुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? महागठबंधन अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कौन से बड़े दांव और किस वजह से दावा कर रहा है? अंजना जी, शुक्रिया बहुत बहुत। संभवतः ये पहली चर्चा है बिहार के संदर्भ में और पहली चर्चा है जिसमें मैं भी शामिल हुआ हूँ आपके माध्यम से आज तक के इस एपिसोड में। मैं एक चीज कहूंगा, आज से तकरीबन 6 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व बीजेपी के एक बड़े नेता ने मुझसे सेंट्रल हॉल में कहा था कि बिहार 3 धुरी पे है, 2 धुरी जब एक साथ आ जाती है तो तीसरे के लिए स्पेस नहीं बचता है। 2020 का चुनाव उनके इस असर्शन को एक तरह से चुनौती थी। एक तरह से अगर आप देखें तो वो जो अंगणित को लेकर के आश्वस्ति थी उनके मन में, वो अंगणित हिल गया। आपको पता है कि सीट का डिफरेंस हम दोनों के बीच में 7 या 8 सीट का डिफरेंस रहा और वोटों का 12,000 का, जिसमें मैं 13 वोट, 250 वोट, 66 वोट की हार को भी मानता हूं। और वो पोस्टल बैलेट का मैनेजमेंट था या मिसमैनेजमेंट था वगैरह। मैं एक चीज जो महत्वपूर्ण कह रहा हूं, आपने कहा नीतीश जी की बात। देखिए, एक फेज होता है, जैसे ऑस्वाल्ड स्पैंगलर कहते हैं, साइकिल होता है, राइज एंड फॉल। अब वो नीतीश जी वाली बात जो है, उनके आधार समूह में एक अनिश्चितता है और वो अनिश्चितता वैचारिकी पर उनके कॉम्प्रोमाइज की वजह से। और उस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो आप कह रहे थे लालू जी की लेगेसी, ये लेगेसी प्लस का मामला होने जा रहा है आने वाले 2025 के चुनाव में। और मैं इंफैटिकली कह रहा हूं लेगेसी प्लस, क्योंकि तेजस्वी जी ने साफ साफ कई अवसरों पर कहा है, मेरी लड़ाई जेडीयू से नहीं है, मेरी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, मेरी लड़ाई है कि जो 20 का हमारा था कि रोजगार को केंद्र में कैसे लाया जाए, नौकरी को केंद्र में कैसे लाया जाए, सबलीकरण को उसको कैसे लाया जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट के माध्यम से कंजम्पशन पैटर्न को कैसे बदला जाए ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में चेंज हो, और सोशल सिक्योरिटी पेंशन जो कि सर्वेक्षण के माध्यम से हकीकत निकल के आई, उसको कैसे टोन अप किया जाए, और खास करके छात्रों युवाओं के हित में बेरोजगार छात्रों युवाओं के लिए क्या किया जाए। तो ये पूरा पैकेज ये तेजस्वी जी लेके आगे बढ़े हैं। और मैं आपको कहता हूं, अभी कुछ महीने और देर हैं, लेकिन एक चीज स्पष्ट है बिहार में। अभी एक वीडियो भागलपुर का वायरल हुआ था बीजेपी की लीडरशिप का, जिस दिन प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, उसमें वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि तेजस्वी को अटैक करने का कोई फायदा नहीं, लालू जी को अटैक करो। तो जाहिर है कि लकीर लंबी खींच गई। और बीजेपी जेडीयू अभी भी चाहती है कि 20 वर्ष पूर्व, जिसमें 2 जनरेशन लगभग नहीं था, उसकी बात की जाए परसेप्शन के लेवल पर। तो जाहिर है कि बिहार में ये संदेश काफी मुखर होके गया है। ठीक है, और एक बार जरा तेजस्वी जी की आप बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव की जो महागठबंधन में सर्वमान्यता है,
लीडरशिप है उसको लेकर ही प्रश्न है। अब मैं आपको इंस्टेंस के साथ कोट करती हूं, क्योंकि हाल ही में पूर्व मंत्री आलोक मेहता के घर पर बैठक हुई, तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर महागठबंधन की ओर से मुहर लगने की बात आई, सूत्रों के हवाले से खबर आई, कोई आधिकारिक घोषणा करते हुए सामने नहीं आया। पप्पू यादव को सुनिए, कहते हैं सभी नेताओं के बीच चर्चा के बाद यह तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। फिर तारिक अनवर को सुनिए, वो कहते हैं जिसके ज्यादा विधायक होंगे मुख्यमंत्री भी उसी पार्टी का होगा। कांग्रेस के अजीत, उनका कहना है कि चुनाव परिणाम के बाद विधायक दल जो है, जो विधायक हैं वो तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। क्या ये सब डायरेक्ट चैलेंज नहीं है अन्य छोटी पार्टियों से लीडरशिप? अंजना जी, अगर ये चैलेंज होता ना, इस तरह के बयान, क्योंकि देखिए इस्टेब्लिश चैनल के अलावा बहुत यूट्यूबर्स भी हैं इस देश में, और हमने इस देश में ये भी देख लिया है कि सनसनीखेज कुछ बोल दें ताकि आप खबर में बने रहे। मुझे टिप्पणी नहीं करनी है। देखिए कई दफा ना कुछ फैसले दल के पूर्व आवाम कर लेती है। आज राष्ट्रीय जनता दल को भी विचार करने की जरूरत नहीं है कि हमारी लीडरशिप कौन होगी, हम चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। ये लगभग बिहार ने सेटल कर दिया है। एक तरफ तेजस्वी यादव प्लस और दूसरी तरफ बाकी सारे अवयव। आपने लालू यादव की चर्चा की, उनकी लेगेसी की चर्चा की, लेकिन एक चीज और जो बीजेपी, आपने भी कहा कि बीजेपी उन पर आक्रामक रहती है, उसकी वजह भी है चारा भ्रष्टाचार के आरोप, जिनमें उनको दोषी करार दिया गया, मेडिकल ग्राउंड पर वो जमानत पर हैं। अब बीजेपी कहती है कि उनका बैडमिंटन खेलते वीडियो वायरल हो रहा है, एक वक्त पर सीबीआई ने भी कोर्ट में कहा था, तो फिर वो क्या ऐसे में प्रचार कर पाएंगे? मेडिकल ग्राउंड पर बाहर है, क्या वो प्रचार कर पाएंगे? अब बीजेपी कहती है कोर्ट ने संज्ञान लिया तो फिर जेल जाना पड़ेगा। जी नहीं अंजना जी, एक चीज जो मैं चाहूंगा, इस देश के जो बड़े बड़े ओहदों पर लोग बैठे हुए हैं जिन पर बहुत गंभीर आरोप थे, शायद लालू जी पर जो आरोप हैं उससे 200 गुना ज्यादा गंभीर, जो बड़े ओहदेदार लोग हैं पीएम से लेके एचएम तक, लेकिन उनको जुडिशियरी से रिलीफ मिला ना, जुडिशियरी से ही रिलीफ मिला, लोअर जुडिशियरी से नहीं, हायर जुडिशियरी से मिला। तो क्या लालू जी के लिए ये रवायत बदल जाएगी? एक लोअर कोर्ट के कन्विक्शन को विच हैज बीन चैलेंज्ड एट हायर जुडिशियरी, डीए के केस में उस आदमी को कंप्लीट रिलीफ मिला उनको, और वहां पर कोई चर्चा नहीं होगी। तो देखिए, हम ये परसेप्शन की लड़ाई 2 दशकों से ज्यादा से लड़ रहे हैं और 2 दशक लड़ना होगा। लेकिन जहां जी पिछले चुनाव में ये सच है, 2020 के चुनाव में नैरेटिव सेट कर रहे थे तेजस्वी यादव, महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को वो सेंटर स्टेज में लाने में कामयाब हुए थे। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जैसे पूरा नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है, आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं बताती हूं कैसे। जो महाराष्ट्र का औरंगजेब का मुद्दा है वो यहां पर आ रहा है, जो संबल का मुद्दा है कि होली 1 और 52 जुम्मा, वो मुद्दा यहां पर आ रहा है, और यहां पर उनके नेता एको कर रहे हैं इसको, और उसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। आप देख लीजिए जो क्या नाम, धीरेन्द्र शास्त्री, वो अलग अलग जगह पर सभाएं कर रहे हैं, और जो मैसिव क्राउड वहां पर पहुंच रहा है अलग अलग जगहों पर, ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जो कि यादव परिवार का गढ़ है, वो चैलेंज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी सेट कर रही है, आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अंजना जी, देखिए मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है सबकी, मीडिया में और भी शॉर्ट होती है। 2020 का चुनाव कोविड के दौरान हुआ था, और मैं आपको बताऊं, जुलाई अगस्त के महीने तक लोग हमें गिन भी नहीं रहे थे। मैं आपको सर्वे अगस्त का बता रहा हूं, हमें 22 सीटें दी गई थी, 21 या 22। नैरेटिव बिहार के अंदर एक अद्भुत चीज है, बिहार धार्मिक राज्य है, धर्मांध राज्य नहीं है। इसलिए बावजूद नीतीश जी के बैसाखी के, वहां इस तरह की हिंदुत्व कॉकटेल को कोई जगह नहीं मिली है। तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज अंजना जी जानिए, अगर इन्हें फलाना बाबा, डबल श्री को वहां बिठाना पड़ रहा है और उनसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिलवाने पड़ रहे हैं, तो जाहिर है ये बीजेपी के दर्शन और राजनीति का, और जदयू के दर्शन और राजनीति का भी खोखलापन है। आपकी एक लाइन प्रोफेसर साहब मुझे बड़ी अच्छी लगी, आप शिक्षक भी हैं। धार्मिक राज्य है लेकिन धर्मांध नहीं है, तो कौन कौन से धर्मांध राज्य हैं भारत में? कुछ राज्यों को तो बहुत पहले बना दिया गया, कुछ को बनाने की कोशिश हो रही है। अब कुछ ऐसे राज्य हैं जहां वहां के डीएसपी एसपी एक जुबान बोलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुबान है, एक लोअर लेवल अधिकारी एक जुबान बोलते हैं जो बहुत पॉपुलर होता है, उसकी तारीफ होती है। और मैं बार बार, परसों सदन में मैंने कहा था अंजना जी, आप लोगों को मौका नहीं लगा होगा, मैंने कहा कि जिस भी देश ने दुनिया में
अतीत में जाकर के नायक खलनायक ढूंढे और आज की चुनौतियों को नजरअंदाज किया, वो मुल्क हार गए। दूसरों से नहीं, अपने से। मैं कह रहा हूं कोशिश हो रही है, और ये कोशिश क्यों हो रही है कि बेरोजगारी का सवाल ना पूछा जाए, नौकरियों में नियुक्ति का सवाल ना पूछा जाए। और ये सवाल ना पूछे जाने कैसे आप करेंगे? कोविड की डेथ हुई, आप लोग गवाह हैं, आप जानती हैं, अनअटेंडेड अनडिग्निफाइड डेथ हुई, अब डेथ को इंश्योर किया गया। तो ये इसका जवाब ना देना पड़े, वो कौन करेगा? वो करेगा औरंगजेब, वो करेगा बाबर। अरे क्या हासिल होगा भाई? राजा महाराजा संसद में चुनाव के जरिए नहीं आते थे। हर राजा का एक कुरूप चेहरा भी हुआ करता था, कोई भी बादशाह हो, कुरूप चेहरा हुआ करता था। अब हम बादशाह सल्तनत के दिनों में जाकर के उनसे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स की अपेक्षा करेंगे? गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि मिथिला में माता सीता का मंदिर बनवाएंगे। आपके रोहतास के विधायक जो है फतेह बहादुर सिंह, वो कह रहे हैं कि मंदिर का रास्ता अंधविश्वास, पाखंड तथा मूर्खता की ओर ले जाता है। इसकी भी जरूरत है क्या? नहीं, कोई ऑफिशियल बयान तो था नहीं। मैंने एक बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी थी जो आपके माध्यम से, मैंने कहा कि माता सीता का मंदिर, और आप चूंकि बिहार की है मैं कह रहा हूं, सीता के संदर्भ में भी बिहार में एक रामायण लिखी, रामचरितमानस लिखा, रामायण लिखी गई है, वो सीता के दृष्टिकोण से लिखी गई है। एक चीज और मैं कहूं, बिहार के मिथिला में उस महीने में लोग जनरली शादी नहीं करना चाहते हैं अपनी बेटियों की, जिस महीने में राम के साथ हमारी सीता जी की शादी हुई थी। लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज मैं आपके संदर्भ में कहूं, अमित शाह जी जय श्री राम जब कहते हैं तो उसमें सीता का जिक्र नहीं होता है। मैं उनसे आग्रह करूंगा बिहार आए और अपने लोगों से भी कहें जय सिया राम, उसमें बिहार और सीता मैया की गरिमा। लेकिन देखिए झा जी, आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन ये बाजी तो मार ले गए ना। मतलब लंबे वक्त तक लालू जी का शासन रहा और सीतामढ़ी सीता माँ के मंदिर, इसकी अनदेखी तो सभी ने की ना। 20 साल तो नीतीश बाबू की भी आंखें बंद रही उस पे। तो ये तो एक अंजना जी ऐतिहासिक संदर्भों को ऐसे मत कहिए। लालू जी ने विश्वविद्यालय खोले, हमको एक विश्वविद्यालय का नाम बताइए जो इतने वर्षों में जेडीयू और एनडीए की सरकार ने बिहार में खोले। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ऑन रिकॉर्ड। क्या विश्वविद्यालयों की जरूरत नहीं है? फैक्ट्रीज की जरूरत नहीं है? क्या यह जरूरत नहीं है कि शिक्षा को पेनिट्रेशन वो डेमोक्रेसी के पेनिट्रेशन के साथ हो? देखिए, मंदिर मस्जिद, मैं आज भी कह रहा हूं, अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, लेकिन मैं कहना जरूर चाहूंगा, किसी भी देश का मिजाज, किसी भी राज्य की तरक्की मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की साइज पे तय नहीं होगी। वहां के मैं इसको अलग ट्विस्ट देकर आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, और वो इंपॉर्टेंट एक पर्सपेक्टिव है रिलीजियस टूरिज्म का। रिलीजियस टूरिज्म से कौन इनकार कर सकता है? आज अगर काशी या फिर अयोध्या में इतने सारे लोग देश विदेश से पहुंच रहे हैं तो उस पर आंखों पे पट्टी तो बांधी नहीं जा सकती है। कुंभ में अगर इतने तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, रिलीजियस टूरिज्म अगर गढ़ बन सकता है इंडिया में, तो इसको भी धर्म के चश्मे से देखकर बीजेपी का ही सिर्फ एजेंडा, प्रोपेगेंडा क्यों बनाना? अंजना जी, इसमें तो हर पार्टी का एक कॉन्शियस दिखना चाहिए जी। कुंभ क्या बीजेपी से पूर्व नहीं था और बीजेपी के बाद नहीं होगा? ये सारी चीजें निरंतरता में है। और ये जो फर्क हमने हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मिटाने की चेष्टा की जाती है, मैं इस फर्क को चाहूंगा कि ये फर्क ना मिटे। हिंदू धर्म अपनी कमजोरियों मजबूतियों, जैसे बाकी धर्म की कमजोरी और मजबूती के साथ, उसको मैं एक महासागर के चरित्र में रखता हूं। हिंदुत्व एक तालाब है और महासागर और तालाब का फर्क बच्चा बच्चा जानता है। अब अन्य फैक्टर्स पर आते हैं। जो चुनाव जिस तरीके से पूरे देश में लड़ा जा रहा है, और यहां पर पीके को, प्रशांत किशोर को तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो बीजेपी के बी टीम है। अब पीके कह रहे हैं, मतलब अभी तक जो जानकारी आई है सूत्रों के हवाले से, कि वो राघोपुर से ही लड़ सकते हैं, तेजस्वी के खिलाफ लड़ सकते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल को यहां पर बीजेपी ने नई दिल्ली सीट पर हरा दिया, वैसे अगर तेजस्वी यादव को उनकी सीट पर हरा दिया जाए राघोपुर में, तो बहुत बड़ा कामयाब कदम कहलाएगा। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? स्वतंत्र है, तो मैं कई वर्षों से जानता हूं, उन्होंने अलग अलग राज्यों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग विचारधारा के साथ काम किया है। और ये ऑन रिकॉर्ड है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रेस में कहा था कि मुझे अमित शाह जी ने कहा कि इसको अपनी पार्टी का उपाध्यक्ष बना लो।
तो इसलिए बी टीम अगर कहा जा रहा है तो इसके लिए आर्काइव में जाने की जरूरत नहीं है। 5-6 वर्ष पूर्व के मीडिया बाइट्स आसानी से अवेलेबल है। वो चुनाव लड़ें, वो स्वतंत्र हैं, बालिग हैं, स्वतंत्र हैं, उनके पास संसाधन है, बिल्कुल आए और लड़ें। लेकिन मनोज जी, मेरा ये मानना है एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर कि आप आकलन जो कर रहे हैं उसमें ज्यादा गंभीरता से जाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ही आप लोग ओवैसी साहब को भी बी टीम कहते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। मुस्लिम वोट एक तरफ इंडिया गठबंधन को अगर आप देखें तो वोट करता है एक तरफा। लोकसभा में बिहार में 87% वोट इंडिया गठबंधन को बिहार में मिला। पिछली बार AIMIM की वजह से आपकी सरकार बनते बनते रह गई थी, इस बार पीके हैं। आप देखिए ना, उपचुनाव में बेलागंज सीट पर उनके मुस्लिम प्रत्याशी को करीब उतने ही वोट मिले जितने से आप उस सीट को हारे हैं। मतलब जो विक्ट्री मार्जिन है उससे ज्यादा उनको मिला। मुस्लिम वोट बटे, हिंदू मतलब आपका वोट बटे, फायदा तो बीजेपी को होगा जी। नहीं, एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कहूं, कई दफा क्या होता है ना, पॉलिटिकल जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, कैंडिडेट की चॉइस करते हैं। मैं अभी भी सीमांचल, चूंकि मैं फ्रिक्वेंटली जा रहा हूं बीते 4-5 महीनों से, मैं आपको कहूं ओवैसी साहब नहीं जीते थे, हम हार गए थे। कई दफा क्या होता है, लोकल फैक्टर्स, कैंडिडेट्स, ट्रैक्शन किसका ज्यादा था। जी जी हाँ मनोज जी, एक सवाल में एकदम इस नजरिए से पूछ रहा हूं, ईमानदारी से बताइएगा, अंदर की बात आप ही जानते हैं, क्योंकि अब मैं अलग अलग सवाल पर इसको ले जा रही हूं। आप लालू परिवार के बहुत करीब हैं, आप तेजस्वी जी, लालू जी सबसे इंटरैक्ट करते रहे और लंबे समय से ये है। क्या आरजेडी में लालू परिवार के अंदर ही वर्चस्व की जंग लड़ रही है? उनके परिवार के 2 लोग नीतीश बाबू के लिए दरवाजा खोलते हैं। खुद लालू जी ने कहा कि उनको सीएम है, दरवाजा खुला रखना चाहिए, जब आना हो आ जाए, हम स्वागत करेंगे। मीसा जी कई बार कह रही हैं कि जो जाता है वो आता भी है। 2 लोग एकदम दरवाजा बंद करते हैं, तेजस्वी बाबू खुद और तेज प्रताप जी। अंदर भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है क्या? नहीं नहीं भाई अंजना बहन जी, में, कतई पिता नहीं। और पुत्र ये में। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कतई नहीं। हाँ। मैं एक आपको उदाहरण दूंगा, थोड़ा लालू जी के स्वभाव को। वो उस चैनल का, मैंने कहा एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने सवाल क्या पूछा, लगातार एक ही सवाल वो दोहरा रहे थे। लालू जी का तो स्वभाव ये है कि जिन व्यक्तियों ने उन पर मुकदमा किया, वो भी जब दरवाजा ठकठकाए तो लालू जी ने कहा अंदर आ जाओ। दूसरा उदाहरण देता हूं अंजना जी, संभवतः लालू जी के खिलाफ सबसे ज्यादा मीडिया के लोगों ने लिखा और बोला। मुझे एक उदाहरण आप नहीं दे सकती हैं कि लालू जी ने उसको वैमनस्यता के आधार पर जहन में रखा। एक व्यक्ति, भाजपा के बड़े नेता, अब इस दुनिया में नहीं है, बीजेपी के बहुत महत्वपूर्ण चेहरा थे बिहार में, उन्होंने एक बात कही थी, वो क्रिटिक थे लालू जी के, बोला कि लालू जी दिल में कोई बात नहीं रखते हैं। अगर मीडिया में कुछ मनोज जी, ये लिखा बात तो गया, है। और लालू जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में मतलब आप टीवी पर कुछ भी बोलिए, अलग से जब वो मिलते हैं उतने अपनापन से मिलते हैं, हर एक से रिश्ता रखते हैं, हम सबसे रखते हैं, और खासतौर पर हम लोग जो बिहार से जुड़े हुए हैं। ये उनकी नई पीढ़ी के बारे में मैं नहीं कह सकती हूं, लेकिन खैर इसको जाने दीजिए। चलते चलते आखिरी सवाल, 2 सवाल, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। मैं चाहती हूं कि आप शेरो शायरी खूब करते हैं देश की संसद में, तो अपने अंदाज में इस इंटरव्यू का समापन कीजिए। लेकिन उससे पहले नीतीश बाबू में वो कौन सा वो अमृत है जिसकी वजह से चाहे आप हो चाहे बीजेपी हो उनको लपक लेते हैं? क्या उनका जो ईबीसी वोट बैंक है, मतलब उनको इतना अमर अगर कोई बनाता है तो आरजेडी बनाती है, बीजेपी बनाती है? इधर लपके तो इधर वाले गदगद, विधायक से सीधा डिप्टी सीएम बन गए, उधर वाले विधायक से डिप्टी सीएम बन गए, तुरंत लपक लेते हैं। नीतीश बाबू का जो तिलिस्म है ना, जरा मतलब प्रोफेसर साहब के शब्दों में समझेंगे और एक शेर पे अंत कीजिएगा इंटरव्यू का। ये तिलिस्म नहीं है, ये देखिए बहुत फैक्ट चीज है। वो इतने बरस सीएम रहे हैं, और मैं ये भी नहीं खारिज कर दूंगा कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये भी नहीं है, लेकिन उनके आधार समूह में चिंता है। मैं बस 22 की एक घटना का जिक्र करूंगा। 22 में जब नीतीश जी की टीम और नीतीश जी ने इच्छा व्यक्त की, ये कहते हुए कि बीजेपी उनकी पार्टी को खाने की चेष्टा कर रही है, तो मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, तेजस्वी जी तैयार नहीं थे, ही वॉज रिलक्टेंट कि पता नहीं क्या। तब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, नौकरी का प्रॉमिस मैंने किया था, मुझको फ्री हैंड चाहिए नौकरी के मामले में, और वो मिला उनको मिला। तो एक साथ प्रक्रियाधीन भी हुई और वैकेंसीज आई। देखिए, एक जब आप बहुत अरसे तक राजनीति में होते हैं तो एक आपका आधार समूह होता है, वो आधार समूह है, लेकिन उस आधार समूह के अंदर अब अनिश्चितता है। अब वो अनिश्चितता इसलिए भी है कि उनके समर्थक समूहों को लगता है, और वो कहते हैं
मेरे हाथों के तराशे हुए ये पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं। तो बुतखाने में भगवान जी। एक ब्यूरोक्रेट बन गया है और उसकी वजह से बिहार भुगत रहा है। मनोज झा जी, सांसद आरजेडी के, आप आज तक पर आए और बिहार को लेकर चर्चा में आप शामिल हुए और इंटरव्यू के तमाम सवालों का जबरदस्त जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू अनिल।